क्योंकि एग्जाम अब करीब आता जा रहा है, तो एक तो मन भी आता है, एक अंदर से इतने कम समय में स्ट्रैटेजी रहे, कैसे करें इस एग्जाम को क्वालिफाई। थैंक यू। अगर आवाज बीच में ब्रेक हो जाए मुझे बता दें, बिकॉज यहाँ पे लास्ट हेल्थ खराब होने की वजह से आ रहा है। अगर मेरी आवाज बीच में जाए तो मुझे देगा। तो नहीं, आपकी आवाज कट रही है, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपरली, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई नहीं, वीडियो ऑफ कर लीजिए ना, वीडियो ऑफ कर सकते हैं, वीडियो ऑफ कर लें। वीडियो ऑफ कर लीजिए आप। ऑफ कर दिया, अब मैं ऑडिबल जी। सॉरी सर, यहाँ पे ना नेटवर्क आ रहा है लास्ट डे। वो सर जब मेरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यू आर नॉट ऑडिबल मैम, आपकी आवाज आ नहीं रही, कट रही है। हेलो हेलो, हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज जी। आ रही है सर, सॉरी सर। जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेट एग्जाम को हार्डली 50 से 60 दिन ही बच रहे हैं। सर आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल। मैम योर वॉइस इज क्लियर मैम। मैम ऑडिबल तो है, आप म्यूट हो गए थे, आप बोलिए। हाँ, बोल, आ रही है मैम आवाज, बोलिए। ओके 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 ओके। नेट और जेआरएफ करने के बीच में जो सबसे बड़ा जो हर्डल आता है सभी के लिए, वो पेपर 1 आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पेपर 1 ही सबके लिए एक इशू रहता है। तो मेन जो नेट और जेआरएफ निकालने के लिए, वैसे दोनों ही एग्ज़ाम में आपका आपकी आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट अगर सबसे बड़ा जो हर्डल आता है तो वो पेपर 1 आता है। तो आप लोग राहुल सर से पढ़ते हैं, मैंने भी पर्सनली अगर मैं बोलूँ पेपर 1 की तैयारी राहुल सर से ही की है। पेपर 1 को जब तैयार करते हैं आप लोग, तो पेपर 1 में जब भी आप तैयार करो ना, तो पेपर 1 को तैयार करने के लिए एक स्ट्रक्चर वे की ज़रूरत होती है। एक स्ट्रक्चर तरीके में आपने पेपर 1 को तैयार करना होता है। और राहुल सर बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ जुड़े हैं और आप लोगों को अच्छे से तैयारियां भी करवा रहे हैं। तो जब भी आप पेपर 1 को पढ़े ना, मोस्टली शायद यहाँ पे स्टूडेंट सभी ह्यूमैनिटी के होंगे, राइट? तो पेपर 1 सबके लिए प्रॉब्लम करता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ तो मुझे भी मेरा ह्यूमैनिटी से आज से पहले कभी भी कोई ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं रहा है, बिकॉज मैंने बीएससी की हुई है और बीएससी करने के बाद मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस किया है और उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया जो भी है। तो ह्यूमैनिटी के जितने भी बच्चे होते हैं उनका जो आपका डीआई और जो मैथ है ना, सबका वीक रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही बोलूँगी कि आप जब भी पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं या पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं, तो जो अपना आपका सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो वीक पॉइंट है या जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं या जो वीक कंसेप्ट है या जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप अलग कर दीजिए। पहला है कि उनको अलग कर दीजिए। आपको लगता है कि मेरा डीआई थोड़ा वीक है और मैथ वीक है, आप उनको अलग कर दीजिए और आपका बाकी का जो सेक्शन है
आपका हायर एजुकेशन, आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका इंडियन लॉजिक्स, एनवायरमेंट्स, आप उनको अलग कर दीजिए। क्यों? इससे ये आप जब भी आप 19 के बाद के पेपर को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि जितने भी एग्जाम नेट कंडक्ट कर रहा है, एनटीए कंडक्ट कर रहा है, जिस तरह का एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हो रहा है ना, तो वो कैसे चेंज हो रहा है। तो उसके लिए ये है, सबसे ज़रूरी है कि आप, अगर आपको लगता मैं नहीं कर पा रही हूँ, पेपर 1 नहीं हो पा रहा है मेरा, खासकर मैथ या डीआई नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको छोड़ दें। आप उनके लिए डेली टाइम दें, आप उनको डेली प्रैक्टिस करो। बट आपको अगर लगता है मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो आप जो आपका बचा हुआ सेक्शन है उस पर मोर फोकस करो। आपको ये होना चाहिए आपका कंसर्न कि मेरा जो बाकी सेक्शन है उससे मैं जितना कम हो सकूं उतना क्वेश्चन गलत करूं। मतलब मोस्टली होना चाहिए कि मैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन मेरा मैक्सिमम ठीक रहे। और आपने एग्जाम का पैटर्न देखा होगा कि जो आईसीटी है, इंडियन लॉजिक्स है और जो इन्वायरमेंट है, उसमें इतना चेंज हो रहा है कि उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी इन सब्जेक्ट से दिखेंगे। तो आप इन सब्जेक्ट को कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं इनको छोड़ के जाऊं, मैं इनको कम पढूं। आप इन सब्जेक्ट को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप, हर कोई बच्चा क्लियर कर सकता है। बट पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। आपने पीवाई क्यूज लगाना है, अच्छी बात है। पहले पीवाई क्यू को ये डिसाइड करो कि कहाँ से टॉपिक से आ रहे हैं, किन टॉपिक से आ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स हैं पेपर में जो जहाँ से हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप इन्वायरमेंट देख लो, आप इंडियन लॉजिक्स में फैलेसी देख लो, आप जो भी देख लो, आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन देख लो। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बट फॉर्मेट उनका कैसे चेंज हो रहा है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फैलेसी में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उनको स्ट्रॉन्ग करने की, उनको अच्छे से और स्ट्रॉन्ग करो। दूसरा है कि जब भी आप इन द सेंस पीवाई क्यू लगाते हैं ना, जो अभी जिस तरह का जो कट ऑफ गया है, बहुत हाई गया है। अगर अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो हमारा 108 गया है, 108 क्वेश्चन पे गया है। तो आप ये बात डिसाइड कर लो कि एक कुछ स्टेप, एक टारगेट सेट कर लो, क्योंकि हर कैटेगरी का अलग अलग जाता है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं। मान लो अभी हमारा 108 गया है पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं जब भी पीवाई की लगाऊं या मैं मॉक लगाऊं तो मैं इस तरह से लगाऊं कि मुझे पेपर 1 में इतने चाहिए और पेपर 2 में इतने चाहिए। अगर आपके नहीं बन रहे हैं, पहली बात नहीं बनेंगे, धीरे धीरे जब आप उनको ट्राई करोगे, आप और ज़्यादा मॉक लगाओगे, आप और ज़्यादा कुछ करोगे, तो आपका स्कोर पहुंचेगा वहां तक, आप बेटर तरीके से उतने तक पहुंचोगे। आप पहले डिसाइड कर लो आपको 35 मार्क्स से पेपर 1 में, 75 मार्क्स से पेपर 2 में। आप पहले ही इस बात को डिसाइड कर लो कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि एकदम से वो मार्क्स आ जाएंगे, बट आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम तक इस टारगेट तक पहुंच पाओगे। बिकॉज लास्ट के 2 महीने बचे हैं, 2 महीने भी नहीं है, 50 का दिन बचे हुए हैं। तो आपने सबने सिलेबस तो एक बार देख ही लिया होगा। तो सिलेबस ये है कि सिलेबस तो देख लिया है, अच्छी बात है। और एनटी का सिलेबस या नेट का सिलेबस इतना वाइड है कि आप उसको कवर अप नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एक अप्रोच लेके चलो कि आप 80% सिलेबस कंप्लीट करके चलो। ये नहीं कि मुझे 100% सिलेबस ही कंप्लीट करना है, ज़रूरी नहीं है। आप पीवाई का आप इसीलिए लगाते हैं ताकि आप ये एनालाइज कर सको कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कभी भी आप 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, नहीं होता है, कोई भी नहीं आता है करके 100% सिलेबस। बट आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो वो अप्रोच ये हो सकती है, आप 80-20 लेके चलो। आपका 80% सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि मुझे इस 80% सिलेबस में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और जब भी आप पीवाई क्यू लगाते हैं या आप रिवीजन करते हैं, जब भी आप रिवीजन करोगे ना, तो कुछ बुलेटिन पॉइंट्स बना दिया करो, क्योंकि बुलेटिन पॉइंट आपको एंड टाइम रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। पेपर 1 मोस्टली कंसेप्चुअल रहता है। और आप ये कभी भी मत सोचिएगा कि मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं है या मेरा पेपर 2 अच्छा है, तो मैं पेपर 1 को ना छोड़ के जाती हूँ, या बोलूँगी नहीं चलो 10-20 क्वेश्चन आ गए तो ठीक है मैं कर लूँगी। नहीं, अगर ऐसा आप करोगे ना तो आप नेट तो हो सकता है आप नेट तक पहुँच जाओ,
बट आप जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि पेपर वन ही एक बैकबोन है। अगर आप जितना ज़्यादा हो सके आप उतना ज़्यादा पेपर वन को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि पेपर वन ही आपको नेट जेआरएफ दिला सकता है। जिस तरह का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, आप पेपर टू कितना स्कोर पाएगा, 80 भी कर पाओगे तो भी आपको ज़रूरी है कि आपको पेपर वन स्ट्रॉन्ग करना ही करना है अपना। तो उसके लिए है कि डीआई मैथ का सेक्शन अगर आपको बहुत टफ लगता है, आपको लगता है मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप, मैं ये कभी नहीं बोलूँगी आप उनको छोड़ के जाओ। इस बार तो फिर भी इसलिए एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, जैसा कि अभी सुनने में आया कि एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, नोटिफिकेशन जो आई है। तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छा होगा हम लोगों को, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ इतना बड़ा होता है और हम लोगों को दिखता नहीं है, स्क्रीन पे स्क्रॉल करना पड़ता है, ऊपर नीचे समझ नहीं आता है। जब तक आप डायग्राम को नहीं समझ पाओगे, टेबल को नहीं समझ पाओगे, आप डीआई नहीं कर पाओगे। तो इस बार अगर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो आप हम अच्छे से समझ पाएंगे कि टेबल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हो सका उसको अच्छे से कर पाएं। बट आपको फिर भी लगता है आपका बहुत कम है, तो आप, मैं भी बोलूँगी आप पीवाई क्यू लगाओ, डीआई लगाओ, पीवाई क्यू लगाओ। मैथ के लिए भी आप पीवाई क्यू लगाओ, और पेपर वन के लिए जितना हो सके उतना पीवाई क्यू लगाने की कोशिश क्या करें। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने कोई भी कहीं किसी कोचिंग की कोई कोचिंग नहीं ली है, मैंने भी खुद सेल्फ स्टडी की है। हाँ, मैंने जब पेपर वन के लिए पढ़ा था तो मुझे भी लगा था यार मैं पेपर वन कैसे करूँगी। तो मैं फिर जब मुझे राहुल सर के बारे में पता लगा तो मेरे पास अभी भी राहुल सर के पढ़े हुए नोट्स हैं, मैं उनको ही पढ़ती हूँ। अगर कुछ चेंज करना है तो, अगर कुछ चेंज होता रहता है या कोई टॉपिक में कुछ चेंज आए तो बस उन्हीं पॉइंट में कुछ थोड़ा सा ऐड करके उन्हीं में डाल देती हूँ। ये नहीं है कि आपको हर बार नोट्स बनाने हैं, नहीं, आपने अगर एक बार नोट्स बना दिए तो ठीक है, जब भी कोई चेंज हो रहा है सिलेबस तो, या थोड़ा बहुत चेंज ही होता है तो आप उसी में ऐड ऑन कर लिया करो। पीवाई क्यू भी आप ऐसे ही लगाया करो, जब भी आप पीवाई क्यू लगाते हो तो कि अ, ऐसे लगाएं पीवाई क्यू की, अगर आपको कोई पीवाई क्यू नए टॉपिक लग रहा है और वो लग रहा है आपको कि इम्पोर्टेंट है, तो आप आपने जो नोट्स बनाया है वो उसी में ऐड कर दो आप। इसलिए क्या होगा, इससे आपका और ज़्यादा क्या होगा, आप पीवाई क्यू से ही बहुत चीज़ें सीखोगे। ऐसे नहीं कि पीवाई कर लिया और मुझे लगा कि नहीं ठीक होगा मेरा, मुझे नहीं पता कैसा आंसर था बट ठीक हो गया और आप निकल गए आगे, नहीं। पीवाई क्यू को पूरा पढ़ना है, पूरा ढंग से उसको समझना है, नेट है उसको नेट में सर्च करके क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पीवाई क्यू कभी रिपीट नहीं होगा, कभी भी पीवाई क्यू रिपीट नहीं होगा। हाँ, ये है कि कंसेप्ट जरूर रिपीट होंगे। हो सकता है जो चार ऑप्शन में जो आपको दिए हुए थे वही आगे, वही टॉपिक से फिर वही वहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा और हम ये चीज़ छोड़ देते हैं। और जितना हो सके उतना रिवीजन करें, क्योंकि अभी हार्डली आपके पास 40 दिन है रिवीजन, और जितना हो सके उतना पीवाई क्यू लगाओ। और पेपर टू के लिए भी यही है कि आप अपना एक टारगेट सेट कर लो, अपना कुछ हार्ड टॉपिक या कुछ आपके आपके कुछ हार्ड टॉपिक हैं, कुछ आपके काफ़ी इजी टॉपिक, आप उनको अलग अलग कर लो। तो जो हार्ड है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दें और जो आपके थोड़े से इजी हैं उनको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं। सो रिवीजन करो और पीवाई क्यू अच्छे से लगाओ, पीवाई क्यू से अच्छे से एनालाइज करो तो हो जाएगा। बहुत धन्यवाद रोशनी मैम, आपने काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट्स हम सभी के साथ शेयर किए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे ही बिंदु रामबाण साबित होंगे। और चूंकि एग्ज़ाम लगातार करीब आता जा रहा है और इस करीब आते एग्ज़ाम में जो भी पॉइंट्स, जो भी सजेशंस और जो भी दिशा निर्देश आपके द्वारा दिया गया है, ये वाकई में हम सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा और मुझे लगता है कि हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। आप हमारे साथ इस क्लास में जुड़े, आपने अपना बहुत ही बहुमूल्य वक्त निकाला, इसके लिए आपका मैं बहुत अभिनंदन और बहुत आभार दिल से प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो गाइस, नो ये प्रॉब्लम हमारे सर। साथ हम्म, क्यों, क्या हो गया? नहीं, ऐसा वो तो है ही नहीं क्लास में।
हाँ, आप आप कर दीजिएगा, कर दीजिएगा। या मैं मोस्टली 3 ही पॉइंट पे फोकस खुद भी मैंने हाँ, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि पहले सबसे पहले अपना आप टारगेट सेट कर लो, क्योंकि जो इस बार का कट ऑफ गया है आप उस कट ऑफ के आधार पे या आपके जो भी कट ऑफ क्योंकि सभी अलग अलग सबके अपने जो ऑप्शनल है या आपका जो पेपर 2 सबका अलग है, तो आप एक टारगेट सेट कर लो। आपके जो जितना भी जिस भी कैटेगरी का जो भी आपका जेआरएफ की जो भी कट ऑफ गई है, आप उसको बेस बना के ये डिसाइड कर लो कि हमेशा 3-4 क्वेश्चन ऊपर ही रखो खुद को, कि 3-4 क्वेश्चन आगे बढ़ाना है, कि मुझे पेपर 1 में इतना चाहिए और मुझे पेपर 2 में इतना चाहिए। और कोशिश करनी है कि मैं इतने के, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि आप हमेशा ज़रूर उस टारगेट के आस-पास आओ, बट आप प्रोबेबिलिटी पेपर वो पेपर पे डिपेंड करता है, बट आप प्रोबेबिलिटी आप हमेशा यही रहेगी कि आप आ जाओगे इस टारगेट के आस-पास, अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे। और दूसरा ये है कि अपना जो सब्जेक्ट्स है, आपका पेपर 1 में भी यही बोलूँगी, पेपर 2 में भी यही बोलूँगी, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको अलग-अलग करो। मतलब जो आपके हार्ड टॉपिक है उसको अलग कर दो, उसको ज़्यादा टाइम दो, और आपके जो थोड़े से ईज़ी टॉपिक उसको कम कम टाइम दो। बिकॉज़ अब 50-60 दिन बचे हैं, तो आप ईज़ी टॉप में ऐसा हो सकता है कि ईज़ी टॉपिक आपको जब पीवाईक्यू करते हैं तो आपको रिवाइज़ होते रहते हैं। तो आप उनको थोड़ा-सा अलग कर दो, और उसके लिए जब आप उनको अलग करते हैं, क्योंकि आप सिलेबस सबने एक बार कवर अप कर लिया है, 2 बार देख लिया है, तो आप इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हो। तो उसके लिए एक यही बोलूँगी कि जब भी आप उस सिलेबस को एक बार फिर पढ़ो, और उस टॉपिक में से जो बुलेटिन पॉइंट होता है ना, छोटे-छोटे नोट्स, छोटे-छोटे पॉइंट होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं, जो आपको एकदम से आपका चाहे असर्शन में क्वेश्चन हो, चाहे आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन, आपको एकदम से पता लग जाता है कि नहीं ये ना वो बोल रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में उस टॉपिक का कोई कीवर्ड आए, तो उन कीवर्ड्स को नोट करो, क्योंकि वो रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एट द एंड आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर सकते हैं, आपका जो नोट्स पढ़े हैं हो सकता है वो बहुत बड़े हैं या बहुत हैवी है, आपने डीप लिखे हैं, तो उन नोट्स का आपके पास इतना टाइम है, आप उन नोट्स को एक बार फिर पढ़ो और उनमें से बुलेटिन पॉइंट छोटे छोटे बनाओ। पेपर 1 में थोड़े से इन्वायरमेंट, इंडियन लॉजिक्स में, हायर एजुकेशन में बुलेटिन पॉइंट ज़्यादा नोट्स बन सकते हैं, बट पेपर 2 में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पेपर 2 कंसेप्चुअल भी बहुत है और उतना ही फैक्चुअल भी है। और फैक्चुअल डाटा ऐसा होता है कि वो सबको हम 1 हफ्ते तक रिवाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे दिमाग में नहीं रहता है। तो आप जब उनको एक बार लिख देंगे, आप जब उनको फिर से देखते रहेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। डेट, नेम या क्रोनोलॉजी हमको याद नहीं रहती है, तो आप उनके बुलेटिन पॉइंट बना दीजिए। और थर्ड ये कि आप पीवाईक्यू एनालाइज करो, और जितना हो सके उतना पीवाईक्यू करो, और जो पीवाईक्यू से जो आपके कुछ नए टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, बिकॉज 50% सिलेबस में ऐसा होता है कि 50% सिलेबस तो पुराना ही आता है, बट हमको जो नए टॉपिक्स दिखते हैं ना, हमने उन नए टॉपिक्स को, जो उनके पीवाईक्यू में जो नीचे ऑप्शन में जो दिए होते हैं ना, उनको बेशक खुद गूगल में सर्च करके उनको अच्छे से पढ़ो, बिकॉज वही आगे टाइम नए टॉपिक में तब्दील होकर क्वेश्चन आएंगे उनसे बन के। हो सकता है आपका क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं हो, बट जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो जरूर रिपीट होंगे। तो पीवाईक्यू ऐसे लगाने हैं, ऐसे नहीं लगाने पीवाईक्यू हाँ मुझे अपना स्कोर बूस्ट करना है, पीवाईक्यू क्या करूंगी लगा के मैंने देख लिए, नहीं। आपको पीवाईक्यू से जो उठ रहे हैं जो क्वेश्चन, जो आपको बेशक आता भी होगा, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो आपने नहीं देखा हुआ है, आप उनको छोटे छोटे बुलेटिन पॉइंट बना दिए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप बहुत बड़ा बड़ा बना दो या बहुत बड़े बड़े ये बना दो, छोटे छोटे जो आपको लगता है मैन है, या आपको पता है आपके कैसे टॉपिक बन सकते हैं, बिकॉज इतना तो आप लोगों को पता ही है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप कर लोगे ना तो अच्छे से हो पाएगा। और जब भी आप मॉक टेस्ट करो तो प्रोबेबिलिटी आपको रहेगा, नहीं मैंने जितना अज्यूम किया था, मैं चाहता हूँ कि 70 क्वेश्चन पहुँचूँ या 75 क्वेश्चन पहुँचूँ, पेपर 1 में 35 पहुँचूँ, तो आप पहुँच पाओगे। इतना मुझे इतना आइडिया है। ठीक है, धन्यवाद। और एग्जाम जैसे ही पास आएगा तो आपको एक बार और भी अच्छे तरीके से बुलाऊंगा। आज तो हमारे पास समय भी कम था और आप भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे आ गए, तो हमारी प्रिपरेशन भी मतलब मेरे तरफ से भी काफ़ी कमी रह गई आपके स्वागत में। तो नहीं नहीं जैसे ही सर, ऐसा एग्जाम कुछ पास आए नहीं तो हम है, लोग हम थोड़ा। आपकी नहीं 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 सर, आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, और जिस तरह का आप इनिशिएटिव कर रहे हैं वो तो क्या ही बोले उसके लिए, वो तो आप सबके सामने ही है। बट ऐसा नहीं है सर, ये नहीं है कि हम तो आप कभी भी हम लोगों को बोल दें तो आप कभी भी बोल सकते हैं, बट ऐसा जी, नहीं है।
ये आप लोगों की तरफ से श्रमदान है एक तरह से, कि आप यहाँ पे आके श्रमदान करते हैं। तो बहुत आपका धन्यवाद कि आप आए। गाइस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें पढ़ाई भी कर लेना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो मानव विकास तथा पर्यावरण, यूनिट नंबर 9, ये हम लोग कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हमने वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण के बारे में बात किया था। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है और वाटर पॉल्यूशन के क्या मेजर्स हैं, उसके वजह से किस तरह की दिक्कतें आती हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से बात किया था। आज के भी क्लास में गाइस हम लोग कुछ ऐसी ही बातें करेंगे।